बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, टैक्स एक्सपर्ट ताहिर महमूद आपसे मुखातिब हूँ। इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि इनकम टैक्स रिटर्न का जो फॉर्म है टैक्स ईयर 2026 के लिए, उसको एफबीआर ने उसका ड्राफ्ट जो है जारी किया है। और काफ़ी जल्दी इसका ड्राफ्ट जारी कर दिया है। बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ हैं। अगर मैं ब्रीफली आपको बताना चाहूँ तो इसके 147 पेज हैं। और सारे पेजेस डेफिनेटली हर बंदे ने नहीं खोलने होते। अपना अपना रेलिवेंट पेज जो है उसके ऊपर डाटा एंटर करनी होती है। तो इसके अंदर अगर आप टोटल मेरे से पूछना चाहेंगे कितनी चेंजेस हुई हैं, तो मैं आपको कहूँगा कि 1000 प्लस चेंज इसके अंदर की गई है। ठीक है, 1000 से ज़्यादा तब्दीलियाँ इसके अंदर एफबीआर ने की हैं। अच्छा जी, ये पहला पेज सेम है। डिफरेंट इनकम्स हैं। वन और मल्टीपल आपने चूज़ करनी है। सेकंड, अपना रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट स्टेटस आपने बताना है। ये दोनों चीज़ें सेम हैं। इसके बाद जनाब यहाँ पे टैक्सेस की समरी आएगी। एज अ विद होल्डी जो आपने टैक्सेस जो हैं वो आपके कटे हैं, या विद होल्डिंग एजेंट के तौर पे जो टैक्स आपने काटे हैं। ठीक है जी। इसके बाद सेल्स टैक्स रिकॉर्ड यहाँ पे विजिबल होगा। अब चलते हैं सबसे पहली इनकम की कैटेगरी, इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है जी। इसके अंदर ये तब्दीली है कि सबसे पहले आप यहाँ पे एम्प्लायर जो है उसको ऐड करेंगे। ठीक है जी, एम्प्लायर आप ऐड करेंगे कि किस एम्प्लायर से आप सैलरी ले रहे हैं। ये बहुत पॉजिटिव इफेक्ट है। इससे बहुत ज़्यादा नोटिस जो हैं सैलरीड पर्सनस पे वो कम होंगे, जो कि नोटिस पहले जनरेट होते थे। टैक्स कंपनियां काट लेती थी और बाद में खा भी जाती थी कुछ उसमें से। ठीक है जी। तो वो चीज़ जो है वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। अब जनाब नीचे जो है सैलरी वाला सेक्शन सेम है। ये एम्प्लायर इस तरह से ऐड होना है, ये यहीं पे ऐड होना है यहाँ से। ठीक है जी। तो जब आप इस तरह से वहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये वाला खाना सामने खुद खुल जाएगा। इसमें एम्प्लॉयर ऐड करेंगे। इसके बाद सैलरी की टैक्स डिडक्शन अलग कर दी गई हैं आसानी के लिए। ठीक है जी। इसमें जो भी रेलिवेंट सेक्शंस हैं उनकी यहाँ पे डिटेल्स दे दी गई है। ठीक है जी। तो ये एक नई चेंज है बहुत बड़ी कि सैलरी की अलग जो है वो एक टैक्स की जो है वो डिडक्शन वाला खाना एक दे दिया गया है, ताकि जो बंदा है जिसकी सिर्फ सैलरी इनकम है उसको कहीं दूसरी जगह जाना नहीं पड़ेगा। तो बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, अगर सेक्शन नहीं भी पता उनको तो यहाँ पे सेक्शन लिखे हुए हैं सारे। ठीक है। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा बारीक प्रिंट है जो एफबीआर ने जारी किया है। आपको विजिबिलिटी में इशू आएगा, लेकिन आप जो वॉइस इसमें मैं दे रहा हूँ उसी से कुछ ना कुछ आइडिया आपको हो जाएगा। प्रॉपर्टी इनकम, ठीक है जी, एज इट इज़ है। और इसमें भी कुछ तब्दीलियाँ हैं। प्रॉपर्टी आपको ऐड करना होगी, कौन सी प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी इनकम जो है वो आपने शो की है। ठीक है जी, ये इसका तरीकाकार है। और ये इसकी डिडक्शंस के लिए अलग इन्होंने दे दिया है। जिस तरह से पहले इकट्ठा ही था उसी के नीचे डिडक्शंस थी, अब डिडक्शन अलग है। टैक्स डिडक्शन जो है वो भी सेक्शन वाइज इसकी दे दी है इन्होंने। ठीक है जी। सेक्शन 155 का रेफरेंस भी यहाँ पे आ रहा है। इसके बाद जनाब बिजनेस इनकम है। बिजनेस इनकम भी ऑलमोस्ट जो है उसी तरह की है। थोड़ी बहुत इसके अंदर जो है चेंजेस आई हैं। मिसाल के तौर पे पहला पेज है मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग वाला सेम है। सेकंड पेज है। ठीक है जी। इसके बाद थर्ड है। मैं आपको चेंजेस जो हैं वो ज़्यादा दिखाता जाता हूँ। इन एडमिसिबल एडमिसिबल डिडक्शंस, ये भी काफ़ी लंबी चौड़ी हो गई हैं। यहाँ पे एडमिसिबल डिडक्शंस हो गई, एडजस्टमेंट्स हो गई। 7E फॉर बिल्डर्स आएगा आगे इसके। ठीक है जी। इनकम फ्रॉम सोशल मीडिया कंटेंट, ठीक है जी, ये नया टैब ऐड किया गया है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट ड्यूरिंग द ईयर, एवरेज नंबर ऑफ व्यूज पर एवरेज नंबर ऑफ व्यूज क्या है। उसके बाद जनाब डीम्ड रेवेन्यू क्या है। इसी तरह दीगर जो है इसका जो तरीकाकार है उसके मुताबिक यहाँ पे सोशल मीडिया इनकम ऐड होगी। टैक्स रिडक्शन इसकी जो है सोशल मीडिया इनकम की वो अलग से दे दी गई हैं। ठीक है जी। ये इसकी टैक्स रिडक्शन चल रही है। अगर ऑलरेडी आपकी कोई रिडक्शन हुई है वो आपने मेंशन करनी है। अदरवाइज अगर कोई पेबल अमाउंट है तो वो एफबीआर को अपने पे करनी। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, इसके बाद जनाब
अच्छा, सोशल मीडिया इनकम जो है इसको बिजनेस इनकम कंसिडर किया गया है, इस वजह से बिजनेस के टैब में इसको ऐड कर दिया गया है। इसका टैब जो है बिजनेस टैब के अंदर शामिल किया गया है। इसी के अंदर जनाब आपने बताना है बैलेंस शीट। देखिए, बैलेंस शीट में बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां की गई हैं, बहुत पॉजिटिव तब्दीलियां हैं जो हम सालों से वेट कर रहे थे। खास तौर पे जो अकाउंटिंग बैकग्राउंड के साथ जो टैक्स के वकला हजरात हैं वो ये चीज़ अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते हैं कि बैलेंस शीट जो थी वो पहले इनकम्प्लीट थी। मिसाल के तौर पे अब जो नई चीज़ें ऐड की गई हैं इनकी बहुत ज़रूरत थी। लैंड कौन सी है बिजनेस की, बिल्डिंग कौन सी है, मोटर व्हीकल कौन सी है, ये सारी चीज़ें जो है आप वन बाय वन इस तरह से ऐड करते जाएंगे। तो ये बहुत पॉजिटिव स्टेप है जो कि बहुत ज़रूरी था। इसी तरह बिजनेस बैंक अकाउंट आप ऐड करेंगे। ठीक है जी, ये चीज़ें ऐड करके दिखा दी हैं एफपीआर में कि इस तरह से ऐड होंगी। और इसके बाद हम नेक्स्ट जो इनकम का सेक्शन है उस पर जाएंगे। कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। ठीक है जी। और कैपिटल एसेट्स आपने ऐड करने हैं। सिलेक्ट प्रॉपर्टी। अच्छा जी, यानी कि आप इनकम वाइज जब भी ऐड करेंगे कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ की इनकम ऐड करेंगे उसकी डिटेल भी साथ ही ऐड करेंगे, टैक्सेस भी साथ ही ऐड करेंगे। तो ये एक आसानी है। ठीक है जी। इसके बाद टैक्स डिडक्शन इसकी जो है वो भी अलग से दे दी गई है। यहाँ से आप इसकी टैक्स डिडक्शन देख लेंगे। अदर सोर्सेज जो है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एज इट इज़ है, उसको आप ऐड करेंगे। और उसके बाद टैक्स डिडक्शन जो है इसका भी अलग दे दिया गया है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि इसके लंबी चौड़ी जो टैक्स डिडक्शन है वो भी इसकी अलग दे दी गई। इसके बाद जनाब मजीद आगे मूव कर रहे हैं हम, और ये है जी फॉरेन सोर्स स्लैश एग्रीकल्चरल इनकम। तो इनकम का हेड है और इसके अंदर भी छोटी मोटी जो चेंजेस हैं वो मुतारफ़ कराई गई हैं। फॉरेन डिटेल्स जो हैं, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है जी, जो लोग इंटरनेशनल टैक्स कंसल्टेंसी का काम करते हैं वो इस चीज़ से बखूबी वाकिफ़ होंगे कि टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है वो यूके के अंदर इस्तेमाल होता है। इस तरह यहाँ पे इन्होंने मिसाल दी है। अमेरिका के अंदर इसको एक डिफरेंट नेम से पुकारा जाता है। जिस तरह हमारे यहाँ एनटीएन होता है, इसी तरह टिन नंबर है, और इसके और भी कई जो है नाम है मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर मुख्तलिफ नाम है। तो उस हिसाब से यहाँ पे आप जो है नंबर एंटर करेंगे, आगे कंट्री एंटर करेंगे। ठीक है जी। और इसके बाद जनाब यहाँ पे उसकी डिटेल एंटर करेंगे और जो भी आपकी इनकम वगैरह है। फॉरेन टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर ऐड कैसे करना है, प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, एग्रीकल्चरल इनकम, इसके बाद है हेड है। और प्रॉपर्टी आपने बतानी है कौन सी प्रॉपर्टी की एग्रीकल्चरल इनकम है। ये भी एक बिल्कुल नई चीज़ है। टैक्स चार्जेबल पेमेंट का टैब एज इट इज़ मौजूद है जो पहले मौजूद था यहाँ पे। ठीक है, यानी कि टोटल जो टैक्सेस थे वो एक दफ़ा अलग से भी आप देख सकेंगे। अच्छा जी, इसके बाद डिडक्टिबल अलाउंसेस जो हैं, टैक्स चार्जेबल पेमेंट के बाद अलाउंसेस और डिडक्टिबल अलाउंसेस, टैक्स रिडक्शन एज इट इज़ मौजूद है, टैक्स क्रेडिट मौजूद है, टैक्स ऑन डीम्ड इनकम, कैपिटल एसेट। ठीक है जी, ये भी मौजूद है। इस पे कोर्ट का फैसला आ चुका है, बट ये ड्राफ्ट जो था ये पहले तैयार हो गया था आई थिंक, तो इस वजह से इसको अभी निकाला नहीं गया है। ठीक है, टैक्स ऑन डीम्ड इनकम कैपिटल एसेट के नाम से 7E के हवाले से कोर्ट का फैसला आ चुका है, ये चीज़ ख़त्म कर दी गई है। होपफुली अगला जो ड्राफ्ट इसके बाद अमेंडेड आएगा उसके अंदर ये चीज़ ख़त्म कर दी जाएगी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद विद होल्डिंग टैक्सेस, विद होल्डिंग टैक्सेस की डिटेल है और इसके बाद कंप्यूटेशन हो गया आगे। ये सारे विद होल्डिंग टैक्सेस चल रहे हैं जनाब। फाइनल टैक्स है, एडजस्टेबल टैक्स है। कंप्यूटेशन का पेज है एज इट इज़ जिस तरह पहले होता था, और शायद इसके अंदर भी कुछ इजाफा किया गया है क्योंकि पेज जो था उसकी लेंथ जो है बता रही है कि इसमें कुछ चीज़ें ऐड की गई। इसके बाद जनाब वेल्थ स्टेटमेंट पे फाइनली पहुंच गए। वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर भी काफ़ी सारी चेंजेस हैं। फॉरेन एसेट्स लायबिलिटीज़ जो हैं, इसके बाद जनाब ये यहाँ पे ऐड किए गए हैं फॉरेन एसेट्स स्लैश लायबिलिटीज़। इसके बाद पर्सनल एसेट्स लायबिलिटीज़ और उसके बाद रिकॉन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स। ठीक है,
फॉरेन एसेट्स लायबिलिटीज़ का एक अलग पेज बना दिया गया है। पहले ये एक ही फॉर्म के अंदर दो चीज़ें थी जिसको लोग स्किप कर देते थे, ठीक है। तो ये एक अलग से फॉर्म जो है बना दिया गया है। इससे क्या होगा, फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, डेफिनेटली एफबीआर जो है वो किसी भी चीज़ को अगर किसी पर्सन की फेवर में है तो वो ऐड करता है, जिसका उसको बाद में फ़ायदा होता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये खाली छोड़ने के लिए नहीं बनाई गई होती। जब आप चीज़ों को खाली छोड़ते हैं तो अल्टीमेटली आपको कॉन्सिक्वेंसेज उसके पे करना पड़ते हैं। फॉरेन मूवेबल एसेट्स भी ऐड किए गए हैं, बैंक अकाउंट है और दीगर डिटेल्स हैं। इसके बाद जनाब पर्सनल एसेट लायबिलिटीज़ के ऊपर आ गए हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 है, प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 3, बैंक अकाउंट, कैश इन हैंड, दीगर डिटेल्स सारी की सारी मूवेबल एसेट्स, मोटर व्हीकल्स, ठीक है जी। पर्सनल एसेट्स लायबिलिटीज़। अच्छा जी। इसके बाद जनाब हम रिकॉन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट पे जाएंगे, बट अभी ये वन बाय वन बताएगा कि प्रॉपर्टी कैसे ऐड करनी है। ये सारी जो है बड़ी डिटेल के अंदर आप एंटर करेंगे। प्रॉपर्टी टाइप क्या है, सब टाइप क्या है, डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है, ठीक है जी। लैंड एरिया क्या था, लैंड एरिया यूनिट क्या था, एक्विजिशन कॉस्ट वैल्यू क्या थी। यानी ये वाला जो फॉर्म है, ये जो तरीकाकार है, ये एंटायरली डिफरेंट है। अब इसमें एक क्वेश्चन ये रेज होता है कि जो ऑलरेडी आपने पिछले रिटर्न जिन लोगों ने फाइल किए हुए थे, उसमें अब क्या वो डाटे को फेच करेगा या वो दोबारा ऐड करना पड़ेगा। अगर ये चीज़ें दोबारा हमें ऐड करना है, जो भी इसमें टैक्स के कंसल्टेंट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, तो फिर ये एक बहुत ही लंबा चौड़ा प्रोसेस होगा, क्योंकि कस्टमर जो है उनको तो अपनी प्रॉपर्टीज़ भी याद नहीं होती। तो उनको जब हम कहेंगे कि ये डेट इसकी बताएं कब आपने खरीदी थी, और अगर आप गलत डेट यहाँ पे मेंशन करेंगे तो ये बहुत एक लीगली एक जो है नेग्लिजेंस, या आप कह लें एक गलती जो है, गलत बयानी के अंदर ये चीज़ जो है वो शामिल हो जाएगी, ठीक है जी। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं, शायद मैं तमाम चीज़ों को कवर ना कर पाऊँ। मोटर व्हीकल का इस तरह से है, रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस नंबर, मेक, मॉडल, ठीक है। तो पहले ये एक ही लाइन में लिखा आता था, अब ये अलग अलग आपने सारी चीज़ें ऐड करनी है, ठीक है। एसेट्स हेल्ड ऑन अदर नेम, उसके भी अलग अलग है, ताकि सारी डिटेल आ जाए कि किस बंदे के नाम पे एसेट आपने रखा है। अच्छा जी, अब मैंने जैसे आपको बताया था कि ये सारी चीज़ें हर बंदे ने ऐड नहीं करनी होती। जो आपकी रेलिवेंट चीज़ें हैं वो आपने लाजमी ऐड करनी है, बाकी आपने खाली छोड़ देना है। अच्छा जी, डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी सोल्ड एक्सचेंज आ गया, डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी आ गया, गिफ्ट आउट आ गया, ठीक है जी। 60 नंबर पेज पे भी हम हैं। अभी हमारे पास 147 पेजेस हैं टोटल, ठीक है जी। ये आगे जी हम रिकॉन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट के ऊपर, और इसमें नेट एसेट करंट ईयर, नेट एसेट प्रीवियस ईयर, इंक्रीज डिक्रीज इन एसेट, इनफ्लोज आ गए, आउटफ्लोज आ गए, अनरिकनसाइल्ड अमाउंट आ गई, एज इट इज है। अब ये हर एक को बताएगा कि किस तरह से आपने ऐड करना है। फॉरेन रिमिटेंस, सेंटर का नाम, रिलेशन विद सेंटर, कंट्री कौन सा है, यानी फॉरेन रिमिटेंस जो आई है वो कहाँ से आई है, सेंटर का नाम क्या है, उसके साथ आपका रिलेशन क्या है, कंट्री कौन सा है। तो ये चीज़ जो है शफाफियत भी पैदा करेगी इन मामलात के अंदर, और इसमें काम उसी हद तक बढ़ेगा भी, क्योंकि अब अगर रिमिटेंस एक बंदे की चार आई हैं, चार रिश्तेदारों से, तो उसका अलग अलग फॉर्म इस तरह का छोटा पड़ेगा, डाटा एंट्री ज़्यादा होगी, ठीक है जी। और इंक्वायरी का चांस भी कम होगा कि एक जब आप एफबीआर को कंप्लीट मालूमात देंगे तो डेफिनेटली उसमें जो सही लोग होंगे वो उसमें कहने फिल्टर हो जाएंगे कि उनके खिलाफ इंक्वायरी कम लगेगी, जो बंदा फेक होगा उसके खिलाफ ही इंक्वायरी लगेगी। इसके बाद जरा पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, और रिकॉन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट एक दफ़ा फिर पेज है। अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन, पेमेंट का तरीका कार, बिजनेस डिटेल्स आपने कैसे ऐड करनी है, ठीक है जी। अटैचमेंट, और ये यहाँ पे ये ख़त्म हो गया है। आगे है स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के लिए, जो इंडिविजुअल के लिए है वो इतना ही है, ठीक है जी। ये पेज नंबर आप नोट कर लें, 60
6 पेज तक जो है वो इंडिविजुअल के लिए है। आगे स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के लिए है। और यहाँ तक हम क्लोज कर देते हैं। ये इंशाल्लाह इसके ऊपर लेक्चर बनाएंगे।